हेलो, आज का जो अपना लेसन रहने वाला है वो बजट ही चल रहा है। गवर्नमेंट बजट ही चल रहा है, लेकिन उसका जो एक नया पॉइंट है वो मैं करवाने वाला हूँ आज। ये है बजट डेफिसिट, बजट घाटा। बजट घाटा क्या होता है? घाटा मतलब क्या होता है? कोई किसी भी बिजनेस में कहीं पे भी घाटा जब होता है जब हमारा इनकम और एक्सपेंस में, जब हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है ना, जब हमारा खर्च ज़्यादा हो जाता है हमारे इनकम से, तो हम कहते हैं कि हमें घाटा हो रहा है कि नहीं। कोई चीज़ अगर बना रहे हैं या कहीं कोई है ना, तो उसमें अगर आपका उस बनाने में अगर उसका एक्सपेंस ज़्यादा लग रहा है और इनकम कम हो रहा है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि वहाँ पे घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही है। बजट घाटा के बजट घाटा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रिवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, और प्राथमिक डेफिसिट। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना, ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं और इनके इम्प्लीकेशन भी पूछे जाते हैं कि इन घाटा से क्या प्रभाव पड़ता है ना, इकॉनमी पे। ये भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नहीं आता पेपर में, बस खाली मैं आपको बता दूंगा, ये सिलेबस में है इसलिए मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो सबसे है पहला राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा, हाँ, इससे इसको समझाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये अगर लेसन आप देख रहे हैं तो अगर आप इन वर्ड को, जैसे राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, अगर आप इनको नहीं समझते हैं कि ये दोनों होते क्या है ना, राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां क्या होते हैं, और फिर और पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है, तो आप मेरा लास्ट वीडियो, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो मैंने डाला है वो आप देख सकते हैं, है ना। उसमें मैंने बिल्कुल सही ढंग से समझाया है कि राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां क्या होता है। उसके बाद आप ये वीडियो देखें, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, है ना, अगर ये दोनों वर्ड नहीं मालूम तो, है ना। तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा वह स्थिति है, रिवेन्यू डेफिसिट वह स्थिति है, वह कंडीशन है, वह स्थिति है जब ये कंडीशन होता है कि राजस्व व्यय, है ना, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां से अधिक हो जाता है। राजस्व व्यय मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट से अधिक हो जाता है। अब इसके अंदर क्या आता है? राजस्व व्यय के अंदर तो हमें मालूम ही है कि जो पेंशन आता है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट जो पेंशन देती है, वृद्ध अवस्था पेंशन, है ना, जो भी सैनिकों को जो पेंशन देती है ना, और सैलरी, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देती, सिक्योरिटी पे जो खर्च करती है, देश के रख रखाव, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्च करती है, वो सब कौन सा व्यय आता है? उन सभी खर्च को हम कहते हैं राजस्व व्यय। उन सभी खर्च को हम क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। और दूसरा है राजस्व प्राप्तियां। इसके अंदर टैक्स, टैक्स से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, और लाइसेंस से, परमिट से। तो ये इन सभी से जो पैसा मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट अगर इन सभी पे अगर खर्च करने लग जाए, तो हम उसी को कहते हैं कि वो स्थिति है रिवेन्यू डेफिसिट की, वो स्थिति है राजस्व घाटा की। तो ये उत्पन्न क्यों होता है, ये राजस्व घाटा, ये रिवेन्यू डेफिसिट क्यों उत्पन्न होता है ना? तो इसका कारण है प्रशासन पर व्यय। जब हम प्रशासन पे व्यय, यानी कि जो हमारा जो देश का जो प्रशासन है उस पे हम ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं, उस पे ज़्यादा हम अगर खर्च करने लग जाते हैं, तो इससे उत्पन्न होता है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। हमारा देश इतना बड़ा है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत से पुलिस फोर्सेस है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो उस पे जो खर्च आता है उसको, उसमें बहुत ज़्यादा जब खर्च आने लग जाता है तो व्यय, राजस्व व्यय बढ़ जाता है। सुरक्षा, सिक्योरिटी पे खर्च है कि नहीं, पेंशन, सैलरी, इन सभी पे खर्च। अब इसका गवर्नमेंट का सोल्यूशन ये है कि इस राजस्व घाटा को कैसे कम करे। तो एक तो सोल्यूशन है कि टैक्स बढ़ा दे, टैक्स को बढ़ा दे। लेकिन भारत जैसे अविकसित देशों में, जहाँ पे लोगों का इनकम बहुत ही कम है, वहाँ पे गवर्नमेंट अगर अपने राजस्व डेफिसिट को, राजस्व घाटा को कम करने के लिए टैक्स को अगर बढ़ाना चालू कर दे, तो क्या होगा? लोगों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। उनका जो है ना रहने सहने का जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, भूखे मरने लगेंगे लोग, है ना। टैक्स को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग गए हर चीज़ पे। टैक्स मालूम ही है, 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये सभी मैं समझा चुका हूँ, अगर आप लास्ट वीडियो देखें तो, है ना। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
और राजस्व प्राप्तियाँ के लिए यानी कि टैक्स को बढ़ा नहीं सकते, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो अब इसको कैसे कम किया जाए? तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट उपाय सोचती है, वो है विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको प्राइवेट सेक्टर को देना। जैसे कि अभी एयर इंडिया का नीलामी हुआ है, एयर इंडिया किसने खरीदा है? टाटा ग्रुप ने खरीदा है। तो एयर इंडिया किसका था? पहले गवर्नमेंट का था, उसमें उन्होंने निवेश कर रखा था, इन्वेस्टमेंट कर रखा था। अब उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दोबारा बेच दिया। तो उस प्राइवेट सेक्टर को बेचने से इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि वही विनिवेश कहलाता है ना। और उससे उनको इनकम प्राप्त हुआ और उस इनकम की वजह से इनका राजस्व प्राप्तियाँ इनका बढ़ेगा। और अगला है उधार। उधार भी लेते हैं इसके अंदर, है ना, इन सबको कम करने के। लेकिन इन दोनों का नुकसान है। मान लो उधार अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लेने लग जाए राजस्व घाटा के लिए को कम करने के लिए, तो क्या होगा? उस पर ऋण देना, ऋण होगा तो ऋण पे क्या होगा? ब्याज, ब्याज देना पड़ेगा, है ना। और ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इससे क्या हो सकता है कि आगे जाकर ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाए। डेब्ट ट्रैप क्या होता है मैं आगे अभी समझाने वाला हूँ। आगे जाके ये डेब्ट ट्रैप में सब फंस जाए। तो ये होता है राजस्व घाटा। वह स्थिति है जब राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां में राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां से अधिक हो जाता है। राजस्व घाटा वह स्थिति है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां से अधिक हो जाता है। अगला है अपना राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। ये क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? इसके अंदर क्या था? बस राजस्व व्यय की बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे हम कुल व्यय की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फिस्कल डेफिसिट में कुल व्यय की बात करेंगे। कुल व्यय यानी कि इसके अंदर राजस्व व्यय भी आ जाएगा और पूंजीगत व्यय भी आ जाएगा। मैं एक बार और कर दूं कि अगर आप ये लेसन देख रहे हैं, इसको देखने से पहले पिछला लेसन जरूर देखें। लास्ट वीडियो जो था वो जरूर देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि राजस्व और पूंजीगत व्यय क्या है ना। तो कुल व्यय जब कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, लेकिन इस कुल प्राप्तियों में उधार पे जो हम पूंजी लिए होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, उधार के जो पूंजी, उधार पे जो पैसा लिया है उसको कुल प्राप्तियों में से माइनस करके अगर कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। कुल व्यय का दूसरा नाम भी है, उसे हम बोलते हैं बजट व्यय। अगर बजट व्यय उधार छोड़कर बजट प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, बजट व्यय उधार छोड़कर यानी कि बजट प्राप्तियों में से उधार को माइनस करके करने पे जो अमाउंट आएगा तो वो हो जाएगा अपना फिर राजकोषीय घाटा। मान लीजिए बजट व्यय है 100, है ना, और बजट प्राप्तियां है 80, और प्लस ये उधार उधार लिया गया है 10। तो इस 10 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना, ये उधार छोड़कर। तो 10 को टोटल तो होना चाहिए था 90, लेकिन क्या इंक्लूड करेंगे? 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे ना, इन इसको हटा देंगे। कितना हो जाएगा? 80। यानी क्या हुआ ये बजट व्यय कितना है? 100, और बजट उधार छोड़कर बजट प्राप्तियां कितना है? 80। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि खर्च हमारा ज़्यादा हो रहा है और हमारा इनकम हमारा कम है ना। और इस प्राप्तियों के अंदर भी राजस्व और पूंजीगत दोनों तरह के प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, ये भी ध्यान रखें, है कि नहीं। तो ये अपना हो गया। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है कि राजस्व राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट से क्या होता है ना, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। आप इस स्थिति को समझें कि जब खर्च ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट और उसके पास इनकम है ही नहीं, तो क्या करेगी? इस खर्च को मेंटेन करने के लिए इसके पास एक ही सोर्स है कि वो आरबीआई से पैसा ले, है ना। और आरबीआई इसको पैसा देने के लिए, गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए क्या करेगी? आरबीआई और भी ज़्यादा नोट छापेगी, प्रिंट करेगी। जब नोट प्रिंट करेगी तो क्या होगा कि बहुत सारे नोट इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जाएंगे, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे नोट जाएंगे। और ये नोट जब अर्थव्यवस्था में जाएंगे तो क्या होगा? मुद्रास्फीति, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगा, है ना। तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, मतलब कि महंगाई बढ़ता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था वह होती है जब राजकोषीय घाटा को
जब राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए आरबीआई नोट छापती है, उसी को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। क्यों? क्योंकि वित्त व्यवस्था तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको इकोनॉमी का उससे घाटा ही हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रहा है, उससे महंगाई बढ़ रहा है, इससे महंगाई आपका बढ़ रहा है ना। अब अगला इसका इम्प्लीकेशन, यानी कि फिजिकल डेफिसिट का क्या असर होता है इकोनॉमी पे। दूसरा है विदेशों पर निर्भरता को बढ़ाता है। विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी विदेशों पर निर्भरता? सीधी सी बात है, अगर हमारा व्यय, कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों आ जाते हैं, अगर कुल व्यय अगर बढ़ रहा है, हमारा प्राप्तियां अगर कम है, तो फिर क्या होगा? हमें पैसा लेने की जरूरत पड़ेगी, तो हम आरबीआई से तो लेंगे ही, और साथ में विदेशों से भी हम कर्ज लेंगे, तो उस पर भी निर्भरता हमारी बढ़ेगी। अगला है ऋणों में कई गुना बढ़ोतरी। देखो यहाँ पे मैं डेब्ट ट्रैप को सब मान लो। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है उस लोन पे फिर ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को लोन ले रही है, उस पर ब्याज चुकाना पड़ रहा है, तो अगली बार भी अगर वो फिजिकल डिफिसिट आता है, तो उस ब्याज को भी चुकाना पड़ेगा, साथ में लोन को भी। तो कई बार क्या होता है, ब्याज को चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ता है। लोन लिया, उस पर ब्याज आया, अब उस ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। ऐसा कंडीशन भी आता है, और ये इंडिया में हो रहा है, ये कंडीशन है। इसी को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप, है ना, डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल है ये। ठीक है, डेट मतलब ऋण जाल, ऋण जाल हो जाता है ना। ऐसा जाल जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। आपने लोन लिया तो उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा आ गया, अब आपके पास इनकम है ही नहीं, तो आप उस ब्याज को चुकाने के लिए भी दोबारा आप लोन ले रहे हो, है ना। और डेट ट्रैप, ऋणों की कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है इससे। तो ये सारे राजकोषीय घाटा के ये नुकसान है ना, ये इम्प्लीकेशन है, ये फर्क पड़ता है इकोनॉमी पे। मुद्रास्फीति बढ़ता है, विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है, और ऋणों में कई गुना बढ़ोतरी होती है, डेब्ट ट्रैप में फंसते जाता है देश। अगला है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, है ना। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट में राजकोषीय घाटा है, यानी ये वाला जो हमने पढ़ा, उसमें से अगर आप ब्याज पे जो भुगतान हो रहा है उसको अगर आप माइनस कर दें, तो वही है प्राइमरी घाटा। ब्याज का भुगतान यानी कि पिछले साल जो हमने लोन लिया होगा, उसमें से उसको, उस पे जो ब्याज देना पड़ा होगा, है ना, वही होगा ना ब्याज। ब्याज मतलब क्या? पिछले साल जो लोन लिया होगा उस पे ब्याज, उस पे ही तो ब्याज देंगे ना, उसको माइनस कर दिया जाता है। तो राजकोषीय घाटा में से तो वो निकल जाता है प्राथमिक घाटा। यानी प्राथमिक घाटा मतलब इस साल तो नया नया कितना घाटा हुआ है, बिल्कुल न्यू, मतलब पिछले साल वाला हटा दिया हमने, है ना। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में कितना घाटा हुआ, एक तरीके से वो है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, है कि नहीं। अब ये हो गया। अब अगला है, हम पढ़ चुके हैं बजट घाटा। अब इस बजट घाटा को कैसे कम किया जाए, है ना, मेन मुद्दा तो ये है ना। तो ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बजटीय घाटा को नियंत्रित करने के उपाय, यानी कि बजट पे जो घाटा हो रहा है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके बजट के घाटा को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला है इसका सरकारी व्यय, यानी गवर्नमेंट के जो खर्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंस है, उसको कम कर दिया जाए, तो भी बजट के घाटा को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार के अगर खर्च को ही अगर हम कम कर दें, कुल व्यय को अगर कम कर दें, तो क्या हो सकता है कि बजट घाटा नियंत्रण में आ सकता है। अब आपको मालूम है कि सरकार जो खर्च करती है वो दो तरीके से खर्च करती है। एक खर्च होता है उसका डेवलपमेंट पे, ठीक है, डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट एक्टिविटी पे, और एक खर्च होता है उसका नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी पे, नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी पे। समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी जैसे स्कूल बना रही है गवर्नमेंट, अस्पताल बना रही है ना, पुल बना रही है, डैम बना रही है, रोड बना रही है, वो सब क्या है? विकास का, यानी कि डेवलपमेंट खर्च है वो, है ना। और एक खर्च होता है नॉन डेवलपमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट, नॉन डेवलपमेंट खर्च के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना, फ्री है, फ्री में अनाज दे रही है ना, फ्री अनाज दे रही है। अनाज मिलता है ना अभी लोगों को, अभी कोरोना काल में मिला था, लोगों को फ्री अनाज मिल रहा था, है ना। तो ये सब क्या है? विकासेतर व्यय है, यानी कि ये नॉन डेवलपमेंट, इससे डेवलपमेंट नहीं होता है इन, और ये सभी व्यय होता है वो डेवलपमेंट के लिए होता है। जैसे कि
हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सभी क्या, डैम बनाना, ये है विकासोत्तर व्यय। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? सरकारी व्यय को कम करने के लिए ये किया जा सकता है कि जो डेवलपमेंट जो व्यय है, इसको प्राइवेट के हाथों में दिया जाए, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, जो कि अभी अभी हो रहा है ना। ज़्यादातर आप देख ही रहे हो कि जितने भी डेवलपमेंट के जो काम है वो सब प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, है ना। डेवलपमेंट का, रेलवे का हो गया, डैम वगैरह हो गया, वो सब कौन बना रहा है? अब सारी प्राइवेट कंपनियां बना रही है ना। तो और अगला है विकासेतर व्यय। विकासेतर व्यय मतलब सब्सिडी देना। अब सब्सिडी को भी कम किया जा सकता है सरकारी व्यय को कम करने के लिए। तो गवर्नमेंट को, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेट जो भी अभी हो रहा है कंडीशन अब इंडिया में, तो हो यही रहा है कि निजीकरण हो रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। विकास डेवलपमेंट का जितना काम है सारी प्राइवेट कंपनियां कर रही है। और विकासेतर व्यय मतलब नॉन डेवलपमेंट का जो काम है, जैसे सब्सिडी हो रहा, वो सभी कम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। आप जानती है एलपीजी पे सब्सिडी कम हो गया है ना। सब्सिडी मिलना लगभग बंद ही हो चुका है ना। अनाज ये अभी दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये भी धीरे धीरे मुझे लगता है आने वाले समय में ये भी धीरे धीरे कम होगा, है कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट को अपना व्यय अपना कम करना है। जैसे कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री में अगर देखें तो वहाँ पे ये सभी सब्सिडी वगैरह नहीं दिया जाता है कि नहीं। अगर यूएसए यूके वगैरह की बात किया जाए तो बहुत ही कम सब्सिडी मिलता है वहाँ लोगों को। अब है सरकारी प्राप्तियों को बढ़ाना। तो सरकारी जो इनकम है, जो रिसिप्ट है, गवर्नमेंट के जो प्राप्तियां है, दो तरीका है, एक टैक्स और एक है डिस इन्वेस्टमेंट। टैक्स में इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन सबसे टैक्स में दो तरह के होते हैं, आपको तो मालूम है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टैक्स, उससे जो पैसा आता है वो आता है इनडायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स से बहुत ही कम पैसा आता है ना। तो गवर्नमेंट का एक काम कर सकती है कि इनमें बढ़ोतरी कर सकती है, टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में बढ़ोतरी कर सकती है कि नहीं। और अगला है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार ने पहले जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि एयर इंडिया, उसको प्राइवेट हाथों में देना, उसको प्राइवेटाइजेशन करना। तो प्राइवेट को अगर देगी वो काम, तो क्या होगा, उसको इनकम मिलेगा, है ना। सरकारी प्राप्तियों को उससे बढ़ोतरी होगी। सरकार इन्वेस्ट की हुई है एयर इंडिया में, उसको फिर प्राइवेट में देना, यही कहलाता है डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको फिर दोबारा से उसको बेच देना और उससे पैसा लेना। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान भी हो सकता है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो एयर इंडिया में जो पैसा लगाई हुई थी, है ना, वो पैसा क्या था, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लगा था, वो पैसा बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे अगर आपने डिस इन्वेस्टमेंट किया है तो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दो वो पैसा का। ऐसा ना हो कि यहाँ से आपने डिस इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से आपने इनकम ले लिया और उस इनकम को आप दोबारा विकासेतर व्यय में आप खर्च कर दो, यानी नॉन डेवलपमेंट अगर वर्क में खर्च कर दोगे तो क्या उस पैसे की बढ़ोतरी होगी? नहीं। और ऐसा गवर्नमेंट करती है, हर एक गवर्नमेंट करती है, क्योंकि उन्हें सत्ता में बने रहना है। तो उसके लिए क्या करती है कि गवर्नमेंट डिस इन्वेस्ट करती है ना। डिस इन्वेस्ट करके जो पैसा आता है उसको वह सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी देने से क्या होता है, लोग तो खुश हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं और उनको दोबारा वोट दे देते हैं। लेकिन ऐसा करना हमारे इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने ऐसा पैसा जहाँ से आपने डिस इन्वेस्ट किया है, उसको, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो ताकि उस पैसे की बढ़ोतरी हो, है ना। तो बस इतना ही था अपना लेसन। थैंक यू, बाय।